हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक संकल्प बैच लेके आएंगे स्पेशली फॉर यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए। तो इसकी आज पहली क्लास है जो मैं इकोनॉमिक्स की लेने वाली हूँ। तो इसे ही देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स से संबंधित जितना भी सिलेबस रहेगा, इंटायर सिलेबस को मैं इस क्लास में आपको कंप्लीट करवाऊंगी। साथ में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी यहाँ तैयार करवाए जाएंगे। इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो स्पेशली डाउट सेशंस भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। मेंटोरशिप आपको पूरी अवेलेबल कराई जाएगी। और अदर सब्जेक्ट से संबंधित भी अगर आपको कोई डाउट या किसी और फैकल्टी से भी अगर आपको कोई परामर्श चाहिए तो वो फैकल्टी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है। ये कोजेंट आईएएस के साथ में जुड़ने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं आप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, है ना। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर के जरिए भी आप कोजेंट आईएएस को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप लोग मोबाइल यूजर हैं, एंड्रॉइड यूजर हैं, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आप कोजेंट आईएएस का कोजेंट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आप iOS पर जाकर भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बीपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारा जो गूगल पे अगर आप जाएं, वेब सीरीज पे आप इंटरनेट के जरिए www.cozentis.in के जरिए आप पूरा वेबसाइट पे भी कोजेंट आईएएस को लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। यहाँ पे सारी आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जो अवेलेबल रहेगी। ई लाइब्रेरी में आप जो भी नोट्स वगैरह रहेंगे वो यहाँ से ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी इसकी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, ये सारे कोर्सेज है, अगर आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो सारे कोर्सेज आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही एनसीईआरटी की भी बैच जो कि यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी से संबंधित, चूंकि वो फंडामेंटल होता है और फंडामेंटल किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आप अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या आपने अभी अभी यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की तैयारी की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं ये कोर्सेज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीचर है जो कि अपने सब्जेक्ट में स्पेशल है, तो आप उनसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अब शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लासेस। ठीक है, तो आज से शुरू करेंगे हम लोग। हमारी इकोनॉमी की पहली क्लास है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे और इसे ही हम कंटिन्यू करेंगे और पूरे सिलेबस में क्या क्या आएगा वो समझेंगे। साथ में और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, नहीं की है, आप थोड़ा सा एनसीईआरटी को जरूर प्रेफर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी पे आप लोग फोकस करें। ठीक है, एनसीईआरटी की बुकलेट्स हैं, एक बार उनको रिवाइज करके आए। उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जामिन करें कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हैं, कितने कितने कौन कौन से सेक्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप उसे एनालिसिस करेंगे तो इसे समझ पाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं क्लास में क्या पढ़ाने वाली हूँ, इसके इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगी जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया होगा, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे। ठीक है, अगर आपने वो किया है तो आप मेरी क्लास को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो अब शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आप कमेंट करके आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट अगर आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे मेंशन कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। ठीक है, अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है तो बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स का सबसे, भारत की इकोनॉमी कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जिसके अंतर्गत समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है। ठीक है, न तो बहुत ज्यादा समाजवाद की ओर झुका हुआ है, न ही जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा पूंजीवाद की ओर झुकी हुई है। समाजवादी का अर्थ होता है कि न तो बहुत ज्यादा
जो स्वामित्व है संसाधनों पर, जो बहुत ज्यादा स्वामित्व है, ना तो बहुत ज्यादा सरकार का है, नहीं संसाधनों पर स्वामित्व बहुत ज्यादा पूंजीपतियों का या निजी वर्ग का है। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत समाज या ये कहूं तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का समन्वय हो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जहां समन्वय होगा वो होगी हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्योंकि 1991 से पहले की अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं तो थोड़ा कहीं ना कहीं झुकाव उसका समाजवाद की ओर था, क्योंकि हम रशिया से काफी ज्यादा प्रेरित थे। ठीक है, लेकिन 1991 के बाद में हम लोगों ने एक बैलेंस किया, उस चीज को बैलेंस किया और हमने कहीं ना कहीं निजी क्षेत्रों को भी महत्व दिया है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसी पे आधारित है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो पॉइंट पढ़ेंगे क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, या हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं, या हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रेरित हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ूं या फिर आप लोग समझ लेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन बतानी है, वेयर बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, या पॉइंट नंबर 2, वेयर द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी। तो फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, वेयर द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द नेशनल इकोनॉमी इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वदेशी। या फिर हमारा जो चौथा 4D पॉइंट है, वेयर द सेंटर एंड द स्टेट हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो बताइए क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी का सेंस है, मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर जो गवर्नमेंट होता है प्लस जो प्राइवेट होता है, सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मिला जुला रूप होता है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का मिला जुला रूप मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था संबंधित यूपीपीसीएस के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हमने कंपाइल किया। यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलूं तो हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। अब बता सकते हैं हम भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, या जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर कार्य करते हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, सेकेंड है हमारा आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग। ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, या फिर कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सीधे से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा कि जहां पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होगा। ठीक है, अगर आपने टेस्ट लगाए हैं प्रीवियस ईयर के, घटना चक्र से लगाए हैं या कहीं से भी लगाए हैं, पेपर डाउनलोड करके लगाए, तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है। लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा नंबर देके जाएगा। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य पूछा जा रहा है, हमको पता है कि यह प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का मिक्सचर है, तो हम देख लेंगे क्या वृहद एवं लघु उद्योगों में विद्यमानता है, क्या यह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की विद्यमानता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, जल्दी से स्किप इसलिए कर रही हूं क्योंकि एक ही क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, जब डिफरेंट क्वेश्चन होगा हम रुकेंगे और हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, which is the following is the main feature of Indian economy। क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व पर आधारित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है
अभी मैंने बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब आप समझ रहे हैं कि केवल एक पॉइंट मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी से 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 5 प्रश्न, मतलब इसके रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो हम लोग ऐसे सेक्टर जहां पे जिन क्वेश्चंस के रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, तभी, क्योंकि हमारा मकसद एग्जाम में पीएचडी करना नहीं होता है, बल्कि हमारा मकसद एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाता है, इट वुड बी ट्रू टू डिफाइन इंडिया एज, क्या है भारत, बताइए। एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था है, क्या भारत में खाद्यान्न की कमी है? भाई भारत में हरित क्रांति आई थी, एमएस स्वामीनाथन जी लेके आए थे 1960 में, तो भारत में इतना खाद्यान्न हो गया था, इतनी खाद्यान्न की पैदावार हो गई थी कि भारत ने उसका कंजप्शन भी किया और जो एक्स्ट्रा बच गया था, ठीक है, उसका अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया। ठीक है, तो भारत में खाद्यान्न की कमी कैसे हो सकती है? ठीक है, भारत श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में मे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो जनसंख्या है, भारत का पॉपुलेशन है वो लगभग 130 सीआर प्लस है, 130 करोड़ से ज्यादा भारत की जनसंख्या, इतनी जनसंख्या है, तो भारत में कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है, क्योंकि भारत में संसाधनों की कमी है। ठीक है, तो हो सकता है कि भारत में श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, लेकिन मैं इसे टिक तब तक नहीं लगाऊंगी जब तक मैं बाकी के 2 ऑप्शंस को भी नहीं पढ़ लेती। ठीक है, तो अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी पॉइंट है, व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, क्या व्यापार ज्यादा है भारत में? हमने ये पढ़ा था कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र का विकास हुआ, ठीक है, जब हमने 1950 से लेकर के 1980 तक या 1990 तक प्राथमिक क्षेत्र पे बहुत ज्यादा काम किया गया। लेकिन 1991 के बाद में जब हम लोग न्यू आर्थिक नीति लेके आ गए थे, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्राथमिक क्षेत्र से सीधा तृतीय क्षेत्र, या फिर ये कहूं कि जो हो टर्शरी सेक्टर पर, कहां शिफ्ट हो गया था? टर्शरी सेक्टर पर। ठीक है, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर जिसके अंतर्गत उद्योग व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आती है, उसका तो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया था, वो कहीं ना कहीं प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र के नीचे, है ना, कहते हैं ना, पिलर के नीचे आ गया, बेचारा दब गया, क्योंकि तृतीय क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था को डेवलप करने लगा। क्योंकि जहां से, एक बात बताइए, जहां से इनकम के सोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, जहां से पैसा अच्छा आ रहा है, गवर्नमेंट भी क्या करती है? उसी को प्रेशर करेगी, उसी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगी। जहां से पैसा कम आ रहा है, जहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, वहां गवर्नमेंट भी पैसा कम लगाती है, तो सेकेंडरी सेक्टर का यहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ। इसलिए क्या है, भारत क्या व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्या एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में क्या भारत में कैपिटल सरप्लस में है? क्या बहुत ज्यादा पूंजी है? अगर बहुत ज्यादा पूंजी होती तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत टॉप पे नहीं होता। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की स्थिति 23, मतलब 23%, विश्व में सबसे ज्यादा गरीबी भारत में है, ऐसा बताया जा रहा है। यूएनडीपी और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आती है उसके अंतर्गत कहा गया है कि सबसे ज्यादा गरीबी भारत में है। तो भारत में अगर गरीबी है तो पूंजी आधिक्य कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आता है कि ये पॉइंट भी गलत है, सीधे से हमारा जो पॉइंट सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, भारत में श्रम आधिक्य है। ठीक है, इसीलिए भारत में जो मजदूर वर्ग होता है, कई बार जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां जाके अपना काम करता है, मजदूरी करता है, अदर कंट्रीज रहते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत से बाहर जाके, विदेशों में जाकर नौकरी करके भारत में पैसा लाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भारत का ऐसा बहुत सारा युवा है जो विदेशों में जा रहा है, वहां जाके के काम कर रहा है, और जिससे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंजेस में बहुत बड़ा उसका हिस्सा कहीं ना कहीं वो वाला स्टूडेंट वर्ग या वो मजदूर वर्ग या लेबर वर्ग रहता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं, या फिर एन अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके जरिए कैरेक्टराइज की गई है? ठीक है, पहली चीज, भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हमको बतानी है, तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं जरा रिमेंबर कर लीजिए क्या है। ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हम साथ में इसके संबंधित जो भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ने वाले अनडेवलपमेंट इकोनॉमी, तो पॉइंट बना के लिखते जाइए क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति निम्न आय, ठीक है,
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता बतानी, मतलब पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होगी, बिल्कुल कम हो सकती है। दूसरा पॉइंट, पूंजी निर्माण की निम्न दर जो होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होगा उनका स्लो होगा। तीसरा है लो डिपेंडेंसी रेशियो, निम्न आश्रितता अनुपात होगा उनके अंतर्गत। हाँ, निम्न आश्रितता अनुपात, लो डिपेंडेंसी रेशियो का ये पॉइंट हो सकता है। या फिर जो चौथा पॉइंट है, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। बताइए क्या हो सकता है, क्या तृतीय क्षेत्र में अत्यधिक कार्यबल शक्ति है, क्या होगा इसका? टर्शरी सेक्टर में, अच्छा बताइए, टर्शरी सेक्टर सेवा क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बिना निवेश किया, बिना अत्यधिक निवेश की आवश्यकता की भी बहुत ज्यादा कैपिटल को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो मुझे तो नहीं लगता। और जब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था मतलब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है, वो बहुत ज्यादा लो डिपेंडेंसी नहीं बल्कि हायर डिपेंडेंसी होती है, तो ये पॉइंट भी मेरे हिसाब से तो गलत हो गया। तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है। कई बार एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। स्पेशली यूपीपीसीएस की एग्जाम हो गई, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, वहां पे एलिमिनेशन मेथड सीखा जाता है। मतलब 4 में से जो ऑप्शन पता है कि नहीं हो सकता है उसको पहले ही हटा दो, तो शेष बच जाएंगे, वो हमारा उत्तर रहेगा। ये सही तरीका है एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक करने का, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? भारत तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, प्रश्न ऑप्शन देख लीजिए क्या है, या फिर ना, विच इज द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स दैट इंडिया इज एन अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी? क्या हो सकती है? आय का असमान वितरण, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, क्या ये विशेषता हो सकती है? उच्च निर्भरता दर, अभी हमने पढ़ा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है कि वहां पर उच्च निर्भरता होती है, तो ये नहीं होगा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मुझे तो नहीं लगता कि ये भी हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, भाई भारत तो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो राष्ट्रीय आय अगर मतलब तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, कैसे कह सकते हैं कि नेशनल इनकम बहुत कम होगी? ठीक है, सोचने वाली बात है, थिंक इट, इस बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है, आज तो एआई टूल आ गया है, फाइंड करिए जल्दी से, गूगल से फाइंड करके देखिए कि क्या क्या भारत में राष्ट्रीय में वृद्धि की दर धीमी है, ठीक है। बैंक या वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन या चेंजेस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ई? बताइए जल्दी से क्या होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय धीमी है, ये सारी चीजें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। और भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत विकसित अर्थव्यवस्था है, मतलब इन सारी स्टेजेस से भारत बहुत ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स गलत है, ठीक है। एग्जाम क्रैक करने का बहुत अच्छा एक और तरीका है कि आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी पे वर्क करें। सोच सकते हैं, आप मार्केट में रहते हैं, स्टूडेंट भी हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं डेवलप करेगा कि चीजें कैसी है मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इकोनॉमी सेक्टर में क्या चल रहा है। तो अपने आप को डेवलप करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि आपको ये चीजें बहुत ईजी है, आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? सारे वही क्वेश्चन है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समझ जाइए ये पॉइंट यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारा पहला पॉइंट है, क्या कृषि मुख्य व्यवसाय है? ठीक है, एग्रीकल्चर इज द मैन ऑक्यूपेशन, क्या एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है? दूसरा, क्या भारत में प्रचंड बेरोजगारी है? थोड़ा रिमेंबर हो रहे हैं, पहले कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज लो क्वालिटी में है? बताइए, क्या प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च है? हाँ जी, भारत का जो व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, बिल्कुल, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, समझो तो अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। भारत में अभी भी बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, अपने दिनचर्या के लिए, अपने जीवन के लिए कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी है, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे लोग, प्रचंड अर्थव्यवस्था मतलब जहां पे खेत में, अगर ये खेत है, यहाँ पे केवल 2 व्यक्ति, 2 मैन मिलकर अगर 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वहीं एक पूरा परिवार, अगर एक परिवार में 1 फैमिली के अंतर्गत 5 मेंबर्स हैं, तो ये 5 लोग मिलकर 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब जो 3 मेंबर्स है वो एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं होंगे तो भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, अगर ये है तब भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स ये प्रचंड बेरोजगारी क्रिएट कर रहे हैं, ये अनावश्यक रूप से वहां पे काम कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से वहां श्रमदान कर रहे हैं। तो हाँ, भारत में प्रचंड बेरोजगारी विद्यमान है। ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करें, एजुकेशन सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट नहीं था। स्किल डेवलपमेंट नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं रोजगार की कमी, बेरोजगारी की कमी। आजकल भारत में देखा जाएगा तो लोगों, डिग्री धारक लोगों की संख्या बहुत है। हर बच्चा हो सकता है ग्रेजुएट हो, लेकिन आप ग्रेजुएट और मास्टर की डिग्री लेकर के जॉब मांगने के लिए चले जाइए, क्या आपको जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप बीएससी किए हुए हैं, अगर आप बीए किए हुए हैं, आपको कोई जॉब नहीं देगा। आप जब तक कोई स्किल डेवलप नहीं करेंगे, दैट मीन्स भारत में पूंजी निर्माण की गुणवत्ता कम है, क्योंकि भारत में शुरू से, जैसे चाइना में घर घर में स्कूल्स है। माओवादी अर्थव्यवस्था को उन्होंने अपनाया था, माओवादी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज किया था। घर घर में एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने के लिए घर घर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं। आज अगर चाइना की बात करें तो वहां के हर घर में एक व्यक्ति स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में लगा हुआ है, उद्योग स्थापित कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है। इसीलिए वहां का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन भारत में अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो वो बहुत निम्न गुणवत्ता का है। ठीक है, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति अच्छा सेवन नहीं, ये पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, जहां बेरोजगारी अधिक हो, जहां गरीबी, जहां 23% पीपल बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हो, जहां पे मध्य वर्गीय 45% जनसंख्या हो, जहां पे अगर कुल गरीबी की बात करूं तो लगभग मतलब 50% कुल गरीबी आ रही है। ठीक है, और फिर अगर मध्य वर्गीय को जो, तो 70% लोग ऐसे हैं जिनका इनकम बहुत कम है। अगर कुल मिला के देखो तो 70% लोगों का रोजगार बहुत कम है। तो यहाँ पे प्रोटीन की उच्च दर होना, इट इज नॉट सही। ये मेरे को तो नहीं लगता सही है, आप अपना देख लो। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन 1, 2 एंड 3। मतलब मेरा हो जाएगा केवल 2 और 1, 2, 3। ठीक है, तो मेरा हो गया 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित कीजिए। वर्णित किया जाता है, इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को डिस्क्राइब किया जा सकता है? पहला, क्या भारत एक पिछड़ी हुई और एक गतिहीन अर्थव्यवस्था है, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है या विकसित अर्थव्यवस्था है? तो बताइए भाई, हमने कई बार पढ़ा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। लेकिन जल्द ही हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल कर पाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए। क्या विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था? क्या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है, या वृहद बेरोजगारी है? ऑप्शन नंबर 1 और 2, क्या ये दोनों? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, क्या ये तीनों? या ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4? 1, 3 और 4, कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान और वृहद बेरोजगारी। बताइए जरा, क्या हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता? पता है आपको? ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि भारत में प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन प्राइमरी सेक्टर के बाद सीधा टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। कहीं ना कहीं हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, जिसे हम लोग उद्योग अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया।
ठीक है। वर्तमान में 2024 में जब सरकार बदली तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप योजना पे बहुत फोकस किया जा रहा है ना, एमएसएमई सेक्टर पे बहुत फोकस किया जा रहा है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है ताकि भारत में जो उद्योग है उनको डेवलप किया जा सके। उद्योग क्षेत्र में सरकार ऋण प्रोवाइड कर रही है ताकि कृषि क्षेत्र से निर्भरता कम हो और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो पाए ताकि जो उद्योगों की कमी है इसे खत्म किया जा सके। तो मैं सीधे से अगर ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट करती हूँ तो ये गया, ये गया, ये गया, मेरा ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? क्या इकोनॉमी का है? क्या बैकवर्ड है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है? अभी हमने पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? ठीक है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टराइज्ड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? पहला है श्रम की न्यून कार्य क्षमता। क्या भारत में श्रम कम है? न्यून कार्य क्षमता नहीं है बताना है, ठीक है। रिमेंबर इट, प्रश्न सही से पढ़ना है, प्रश्न में अगर नहीं लिखा है तो इसको फोकस करना है, ठीक है। प्रति व्यक्ति कम आय है या पूंजी निर्माण की न्यून दर है या प्राकृतिक संसाधनों की कमी है? क्या है भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता? नहीं है, नहीं है, बताइए जल्दी से क्या नहीं है? ठीक है, भारत की न्यून कार्य क्षमता है। भारत में न्यून कार्य क्षमता हो ही नहीं सकती, जनसंख्या बहुत है, ठीक है। लेकिन क्या बताना हमको? नहीं है। तो भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ऑप्शन नंबर डी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है। मतलब ये नेगेटिव सेगमेंट है जो मेरे को तीनों से मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पॉइंट। अगला है ऑप्शन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14। आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन या द्वितीय जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं है? Which of the following is not a part of the second generation of economic reforms undertaken by the government? ठीक है, क्या क्या? जब द्वितीय 1991 में हम लोग एलपीजी नीति जब हम लोगों ने लागू की गई तो उस समय है ना, द्वितीय जनरेशन जब डेवलपिंग शुरू किया, आर्थिक सुधारों की नीति, जब आर्थिक सुधार आप लोग पढ़ते हैं, आर्थिक नियोजन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो द्वितीय आर्थिक सुधार हम मेनली 1991 को मानते हैं। इसीलिए 1991 में जब एलपीजी नीति आई तो वो पूछना चाह रहा है प्रश्न कि कौन सा इसका भाग नहीं है, किस चीज को आर्थिक सुधार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? क्या तेल क्षेत्र में सुधार? द्वितीय क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारा सबसे बड़ा तो तेल क्षेत्र है। ऑयल सेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी ज्यादा जनसंख्या कहीं ना कहीं पेट्रोल पर डिपेंडेंट है, डीजल पर डिपेंडेंट है, कैरोसिन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर सेकेंड जनरेशन का रिफॉर्म हो और क्या नहीं हो, तेल क्षेत्र में सुधार नहीं हो, या सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, रिफॉर्म्स इन द पब्लिक सेक्टर। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेकेंड जनरेशन का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार ना हो? होगा ना कुछ ना। तो न्यायिक प्रणाली में सुधार, आर्थिक सुधारों की बात कर रहे हैं तो फिर न्यायिक सुधार की बात क्यों की है? ठीक है, तो मुझे सीधे से पता है शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार किया जा सकता है, लेकिन न्यायिक प्रणाली में सुधार, रिफॉर्म ऑफ द जुडिशियल सिस्टम कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये इसके अंतर्गत, आर्थिक सुधार के अंतर्गत आता भी नहीं है। और जब भी डेवलपमेंट की बात की गई है, जब भी सुधार हुए 1949 में हुए हैं, 1948 में हुए हैं, 1951 में हुए हैं, 65 में, 85 में, लेकिन कहीं भी न्यायिक सुधार की बात नहीं की गई है। अगले प्रश्न पे चले तो भारत का विकास मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? Whose interest does the Indian model of development protect? किसकी सुधार करता है? क्या व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है, राज्य के हितों की रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है, या उपयुक्त में से किसी की रक्षा नहीं करता है? तो विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है, ठीक है। व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। 15 प्रश्न अपन आज की क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या आपको समझ में आया है? कमेंट करके मुझे बताइए। इसके आगे का कंटेंट फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। करते हैं इसके आगे की क्लास। ठीक है,
तो आगे की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कौन सा पद राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? बताइए, राष्ट्रीय आय को कौन निरूपित करता है? क्या आपने नेशनल इनकम पढ़ा है? नेशनल इनकम का टॉपिक जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है, आपके सिलेबस के अंतर्गत एनसीईआरटी में वहां भी डेप्थ में इसको समझाया गया है। जो मैंने एनसीईआरटी की क्लास ली वहां भी इसे डेप्थ में पढ़ाया है। वहां नहीं पढ़ा है तो आपने सिलेबस के अंतर्गत किसी से पढ़ा हो तो आपको पढ़ा होगा, तो आपको नॉलेज में होगा कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसे क्या कहा जाता है? इसे नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एन का मतलब होता है नेट, एन का मतलब होता है नेशनल, और यहाँ पे पी का मतलब प्रोडक्शन और एमपी का मतलब बाजार मूल्य पर। बाजार मूल्य पर एन का मतलब होता है शुद्ध या निवल, इसे मैं लिख दूं, क्या होता है एन का मतलब? एन का मतलब होता है नेट, शुद्ध, निवल। क्या होता है शुद्ध या निवल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। जब भी हम मूल्यह्रास को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? नेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? नेट प्राप्त होगा। ठीक है, एन का मतलब होता है नेशनल, राष्ट्रीय। जब भी मैं एन की बात कर रही हूं, तो यहाँ पे मुझे विदेशों से प्राप्त होने वाली आय शामिल है। विदेशों से प्राप्त होने वाली आय शामिल है। ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे डी की बात करूंगी मतलब मैं घरेलू इनकम की बात करूंगी, सिर्फ हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, कंट्री की बाउंड्री के अंदर की। लेकिन जब मैं एन की बात कर रही हूँ, नेशनल, राष्ट्रीय, जब भी हम राष्ट्रीय बोलते हैं हम विदेश से प्राप्त होने वाली आय को इंक्लूड कर देते हैं। मार्केट प्राइस, जब भी मैं मार्केट प्राइस की बात कर रही हूँ तो मैं फैक्टर कॉस्ट, जो मेरा फैक्टर कॉस्ट लगा है उत्पादन में मेरे जो साधनों का इस्तेमाल किया है उसमें से जो भी मूल्यह्रास हुआ है, ठीक है, उसके अंतर्गत जितना भी अप्रत्यक्ष कर है ना, अप्रत्यक्ष कर जो दिया जा रहा है उसे जोड़ दूंगी और जो सब्सिडी है उसे घटा दिया जाएगा। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं, कहाँ लिख दूं? ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रही हूँ। जब भी हम लोग मार्केट प्राइस की बात करेंगे, ठीक है, तो हम लोग मार्केट प्राइस निकालने के लिए जो हमारा फैक्टर कॉस्ट होगा, कारक आय होगी, है ना, उसके अंदर मैं क्या करूंगी? जो भी मेरा एनआईटी है, ठीक है, 2 रुपए अगर मैंने टैक्स पे किया है तो उसको जोड़ दूंगी, साथ में जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है उसको घटा दिया जाएगा। ठीक है, 2 रुपए की मार्केट प्राइस में हम लोग करों को जोड़ देते हैं। जब हम बाजार मूल्य पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो सब्सिडी दी जाएगी उसको घटा दिए जाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय आय को निरूपित कौन करता है? कौन सी टर्म है जो नेशनल इनकम को डिनोट करती है? ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल का मतलब होता है कुल, टोटल में से मूल्यह्रास, जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है उसको घटा दिया जाए। जैसे कोई मशीन है, उसको 5 साल तक यूज करने के बाद अगर मैं बेच रही हूँ तो 5 लाख की मशीन 3 लाख में बिक रही है, जो 2 लाख का घाटा हुआ है उसे मूल्यह्रास कहेंगे क्योंकि मशीन घिस गई है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास को घटाकर और विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़कर। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा पॉइंट, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। या फिर चौथा पॉइंट है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को घटाकर। ठीक है, मैंने जब इसकी क्लास ली है एनसीईआरटी में तो मैंने एक एक शब्द को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पे तो समय भी कम है और मैं उतना डिटेल में और उतना डेप्थ में नहीं जा पाऊंगी। उम्मीद करूंगी कि वहां से आप इसको जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां से आप एक एक प्रश्न को डेप्थ में जाकर के तैयार करेंगे। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेस देन फैक्टर इनकम
फ्रॉम एब्रोड। क्या आएगा इसका आंसर? क्या है राष्ट्रीय आय? राष्ट्रीय आय मैंने अभी बताया आपको, नेट नेशनल एनएनपी प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय आय। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय आय, जब हम बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम जो भी मूल्यह्रास होगा, जब हम नेट की बात करेंगे तो हम सीधे से मूल्यह्रास को घटा देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, जो राष्ट्रीय मूल्यह्रास हुआ उसको घटा देंगे, अप्रत्यक्ष करों को भी यहाँ पे घटा देंगे, और जो सब्सिडी है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जो सब्सिडी है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसको और डिटेल में और सही से समझाने के लिए इसका अगला वाला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसे कहते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे नेशनल इनकम की बात की गई है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दिया है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय की गणना किस पर की जाती है, हम लोग मेनली जब जीडीपी की गणना करते हैं तो जीडीपी की कैलकुलेशन हमेशा मार्केट प्राइस पे की जाती है, और जब भी हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना, नेशनल इनकम की गणना करते हैं तो जो मेन फैक्टर होता है वो हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं, मेनली फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं। लेकिन जब उसका निरूपण करते हैं या फिर जब हम लोग एनालाइज करते हैं उस चीज को, तो हम लोग मार्केट प्राइस पर भी करते हैं। तो यहाँ पे मेनली साधन आय पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। मैं फिर कह रही हूँ, शुद्ध 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 नेट नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं। जब हम लोग नेट की बात कर रहे हैं मतलब हमको उसमें से मूल्यह्रास को घटा देंगे। क्या घटा देंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे। जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर वो डेप्रिसिएशन बाजार मूल्यों पर भी अगर हमारा जो जीडीपी है उसको ले ले या फिर जीएनपी है उसको ले ले, है ना, तो क्या होगा, बाजार मूल्य पर विदेशों से शुद्ध आय हस्तांतरण भुगतान, सीधा सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी एन पी एट मार्केट प्राइस। इसमें से क्या किया जाएगा, मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी माइनस घिसावट। जब भी नेट से हम लोग ग्रॉस की तरफ आएंगे तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन होगा उसको जोड़ देंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, शुद्ध है उसमें से हम सकल पे आ रहे हैं, ठीक है। नेट से ग्रॉस पे, ग्रॉस का मतलब तो कुल होता है, जब हम कुल की बात करेंगे तो हम उसमें जितनी भी चीजें सब जुड़ जाएगी, ये सीधा सा गलत। एनएनपी नेट से, हम लोग नेट से जा रहे हैं जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट, सॉरी हम लोग राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट जीएनपी है ना, जब हम लोग जीएनपी की बात करेंगे, जब हम नेट से एनएनपी का फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, तो एनएनपी का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, एनएनपी का फॉर्मूला बताना है एनएनपी किसे कहते हैं। तो एनएनपी इसके अंतर्गत हम लोग जीएनपी माइनस घिसावट डेप्रिसिएशन, ठीक है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे अगर हम जीएनपी को भी खोल दें, अगर हम जीएनपी को खोलेंगे, जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीएनपी। हम लोग जब एन की बात करें तो ये नेशनल है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त होने वाली आय शामिल होती है, एन के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त होने वाली आय शामिल होती है। और यहाँ पे क्या किया गया है, विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को अलग रख दिया गया है माइनस घिसावट। ये इनके फॉर्मूले हैं, ठीक है, कि ये इनके फॉर्मूले बताए गए कि इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। तो क्या है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। आगे चले, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ये समझने की कोशिश करें तो नेशनल इनकम का टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है, बताइए। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री for a given period is equal to,
नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स बाय इट्स सिटीजन्स, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। द सम ऑफ टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। तीसरा, सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी। द सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। या ऑप्शन नंबर डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट। बताइए राष्ट्रीय आय क्या होती है? जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो हम टोटल की बात करते हैं, हम अंतिम की बात करते हैं, ठीक है। हम इसके अंतर्गत जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर मध्यवर्ती जो उत्पाद होते हैं इनको शामिल नहीं करते हैं। प्राथमिक उत्पादों को भी, प्राथमिक जो फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको शामिल नहीं करते क्योंकि उनको उनकी बिक्री हो सकती है। जो मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं इनकी क्या की जा सकती है? इनकी बिक्री की जा सकती है। मल्टीपल ऑफ टाइम ये मेडिएटर के रूप में, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो मध्यवर्ती उत्पाद होता है इसका कंजप्शन डायरेक्टली नहीं किया सकता है, और जो फाइनल गुड्स होते हैं, है ना, इसका क्या किया जा सकता है? डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, कंजप्शन के लिए रेडी होते हैं। इसलिए जब भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की जाएगी उसके अंतर्गत हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम लोग फाइनल गुड्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, नेशनल इनकम किसे कहते हैं इस टॉपिक को पढ़िए, इससे संबंधित इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर और एलिमेंट शामिल होते हैं इसको भी आप क्या कीजिए? नोट कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है, ठीक है। CIGXM का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। एग्जाम में कई बार ऐसे जो राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करने की जो मेथड्स होती है इन पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ साथ ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि ठीक है, कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कई बार इनको भी दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि जी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर ये समीकरण है, ये इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस एलिमेंट का मतलब बताइए या मीनिंग बताइए, ठीक है। तो ये हमारी राष्ट्रीय आय की गणना करने की व्यय विधि है। क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना करने की व्यय विधि। यहाँ पे हम लोग वाई से इनकम को डिनोट कर रहे हैं। वाई इज इक्वल टू यील्ड होता है, उपज, कितनी टोटल उपज हुई है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? वाई प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। सी कितना कंजप्शन है, कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और एक्स माइनस एम मतलब निवल निर्यात कितना है, निवल निर्यात या नेट एक्सपोर्ट कितना है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी आयात किया गया है, जितना भी निर्यात किया गया है, तो आयात में से निर्यात को माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना हमने टोटल निर्यात किया है, कितनी कुल इनकम वहां से हुई है, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने की हमारी व्यय विधि है, राष्ट्रीय आय की गणना की एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है? जीडीपी पढ़ा है, ठीक है, जीडीपी पढ़ा है। जीडीपी की हम लोगों ने मेथड्स भी पढ़ी है। कौन कौन सी मेथड्स हैं आप लोगों ने रिवाइज किया है? केवल 3 ही मेथड्स है। कौन कौन सी मेथड्स है? पहली होती है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरी होती है इनकम मेथड, और तीसरी होती है प्रोडक्शन मेथड। कौन कौन सी मेथड है? प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। कौन कौन सी विधि है? आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, ठीक है। व्यय विधि किस प्रकार से? इसका एक फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत हमने अभी देखा, क्या है? y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। बाकी दोनों मेथड्स डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एनसीईआरटी की बैच आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। अदरवाइज अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आप इस जो ये नेशनल इनकम का जो पूरा सेक्टर आप पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसे डिटेल में पढ़ें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर। क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन, खंड लागत पर राष्ट्रीय उपज के मूल्य का मूल्यांकन, या निर्यात का मूल्य मापन, या भिन्न भिन्न है।
बताइए क्या है ये, क्या है ये? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अभी आपको मैंने ऊपर बताया, पिछली स्लाइड्स में भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या राष्ट्रीय आय की गणना करने की मेथड्स है, राष्ट्रीय आय को मापने के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सीधे से पता चल जाएगा कि ये वैल्यू मेजरमेंट, किसकी वैल्यू मेजरमेंट करने की इकाई है, राष्ट्रीय आय की। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में? क्या अल्प रोजगार समस्या है, मुद्रास्फीति समस्या है, बचत का निम्न स्तर होना एक समस्या है, या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर असंगठित क्षेत्र है ये एक समस्या, या फिर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्या समस्याएं हैं हमारे यहाँ? सबसे बड़ी समस्या अल्प रोजगार नहीं है, रोजगार कम है तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, जो महिलाएं बचत कर रही है उसे कैलकुलेट नहीं किया सकता, लेकिन बाकी की जो बचत अगर निम्न भी, अगर आप बैंक में अकाउंट है, ठीक है, अगर आपने जनधन योजना के अंतर्गत भी अकाउंट खुलवाया है, निम्न आपकी इनकम है तो वहां भी कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर किसी के घर में जाकर काम कर रहे हैं, आपको ऐसी इनकम हो रही है, आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जिसके अंदर आप रजिस्टर्ड नहीं है कहीं भी, ठीक है, आप हफ्ते में 3 दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी काम जो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, ठीक है, क्या है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, और इसको कैलकुलेट करना सबसे बड़ी समस्या है, असंगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। अगला प्रश्न है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो व्यावसायिक आय क्या होगी? ठीक है, द बोथ प्राइस एंड मनी इनकम डबल इन अ गिवन टाइम पीरियड देन रियल इनकम विल क्या होगी? अगर किसी की सैलरी 10 रुपए है, ठीक है, और ये 10 का खर्चा करता है, 10 रुपए का खर्चा भी कर देते हैं, ठीक है, तो उसके पास कुछ नहीं बचा। अगर वो कह रहा है प्रश्न कि अगर उसकी सैलरी को 2 गुना कर दिया जाए, अगर सैलरी 20 रुपए कर दी जाए और जो वो खर्चा कर रहा है या फिर जो कीमत है किसी वस्तु को खरीदने में 10 रुपए खर्च कर रहा है, अगर इसको भी 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी आय में क्या परिवर्तन होगा? तो उसकी आय अपरिवर्तित होगी, क्योंकि उसको कोई उसकी बचत ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि सेम चीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ गई आय बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, अगला प्रश्न, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाए तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? ठीक है, इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज conceived which one of the following is generally not taken into account? बताइए किसकी कैलकुलेशन के अंतर्गत नहीं आएगा? पहला है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, इंक्रीज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकेंड है विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करें हमने कौन कौन से फैक्टर पढ़े, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम जीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीएनपी पढ़ रहे हैं, एनडीपी पढ़ रहे हैं, एनएनपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इनके लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम की भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन सारे ही फैक्टर को हम लोग फैक्टर कोस्ट पर भी पढ़ेंगे और इन सभी को हम लोग मार्केट प्राइस से भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय की गणना करते समय फैक्टर कोस्ट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है, और जब भी हम लोग जीडीपी की गणना करते हैं तब कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो रही है ये जानने के लिए हम लोग जो होता है पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि एक निम्न व्यक्ति की, एक व्यक्ति की पर्टिकुलरली आय कितनी है। तो इन सब चीजों की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तभी जाकर हम कुल मिला के राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में कहीं भी हम लोग जो विदेशों से होने वाली आय है, या फिर ये कहूँ कि वैश्विक जो वित्तीय संस्थाएं हैं, IMF हो गया, विश्व बैंक है, इनसे सहायता ली है नहीं ली है, हमको क्या देना है क्या नहीं देना है, इसकी कैलकुलेशन तो कहीं की ही नहीं जाती है। तो ये एलिमेंट, ये पॉइंट हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इसको कभी भी नहीं जोड़ते हैं। अगला पॉइंट, प्रश्न नंबर 27 हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में प्रोफेसर अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा था उन्होंने? क्या जो इकोनॉमी है क्या वो वस्तु उन्मुख कमोडिटी से संबंधित है, या फिर वो जन उन्मुख या फिर पब्लिक ओरिएंटेड है, या फिर सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बजट का होना चाहिए? जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे उन्होंने कहा है, उनकी एक बुक भी है जो उन्होंने 1960 में लिखी थी, उन्होंने गरीबी और अकाल संबंधित भी बात की। उनका कहना है कि पूरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो
वो पब्लिक ओरिएंटेड होनी चाहिए। जनता को किस चीज की आवश्यकता है, जनता की आय किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, जनता किस प्रकार से उसको निवेश के अंतर्गत लाया जा सकता है कि जनता का निवेश बढ़े, जनता की बचत किस प्रकार से बढ़ सकती है, उनकी इनकम के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, उनका स्किल डेवलपमेंट सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम में वृद्धि की जा सकती है, किस प्रकार से गरीबी को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो जो उनकी व्यवस्था थी वो कुल मिला के जनता से संबंधित, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था जन केंद्रित होनी चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है ये गलत हो जाता है। अगर हम इसे गलत कर दें तो ये चला जाता है, ये गया और ये भी चला गया, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर होना चाहिए, यह किसने कहा है, अभी बताया कि अमर्त्य सेन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य फोकस वस्तुओं पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वस्तुओं का जो क्रिएशन होता है वो कौन करता है, ह्यूमन ही करते हैं। जो जनता होती है, अगर आप उसको स्किल देंगे, आप उसको इनकम के सोर्सेज क्रिएट करेंगे, तो वो क्या करेगी, वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन ज्यादा होने से इंसान का ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन इंसानों के अंदर स्किल डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज अगर डेवलप्ड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरा प्रोडक्शन हाउसेस या फिर पूरा मार्केट डेवलप होगा, ठीक है। तो ये कहा था अमर्त्य सेन ने, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है। पहली बात कि हिंदू वृद्धि दर है ये एक हास्यास्पद पद है, ठीक है, एक हास्यास्पद पद है। ये बहुत ऐसा इकोनॉमिकल या टेक्निकल वर्ड नहीं है। इसका इस्तेमाल क्यों किया गया था, 1960 से 1980 के दशक के दौरान जो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ थी वो बहुत लो थी, लगभग हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ थी वो 9% के अराउंड थी, ठीक है। इतनी कम आर्थिक वृद्धि का होना, ठीक है। तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते थे कि भारत में चूंकि हिंदू आबादी ज्यादा है, तो उन्होंने क्या बोला, इसे हिंदू वृद्धि दर से डिनोट किया। किसे डिनोट किया कि भारत में हिंदू की जो होती ना भाग्य, हिंदुओं का भाग्य ही इतना है कि इससे ज्यादा ग्रोथ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, कि हिंदुओं का भाग्य इतना है कि इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। तो जो हमारी लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, है ना, निम्न वृद्धि आर्थिक वृद्धि दर थी, उसे क्या कहा गया, हिंदू वृद्धि दर कहा गया। केवल 1950 से लेकर के 1980 के मध्य इस शब्द का प्रचलन था या इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 1991 में जब एलपीजी नीति आ गई उसके बाद में इस शब्द का इस्तेमाल करना बंद हो गया, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, ये कहीं ना कहीं हमारी नेशनल इनकम से संबंधित होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, मुद्रा, जीडीपी, जनसंख्या या जीएनपी। तो ये संबंधित है हमारी, किससे संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर कहीं ना कहीं जीडीपी से संबंधित होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जीडीपी का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है उसका आकलन करते हैं, आर्थिक समृद्धि कितनी हुई है उसका आकलन करते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमारे 30 ही प्रश्न थे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। हम लगातार मिलते रहेंगे, इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मैं डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन कर पाई हूँ, और इससे संबंधित कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। और लगातार अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए कोजेंट आईएएस की टीम के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।